हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 14। तो ये सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा लैंग्वेज 2 के एस्पिरेंट्स के लिए, जितने भी एस्पिरेंट्स रीड की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने 13 मॉक टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी हैं वो सारे मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना, रीड इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं इस वीडियो की, तो हम जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसके आधार पर एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। पूरा सेशन जरूर देखना, ठीक है। एंड अगर आपको इसकी नोट्स ऑन पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब अपने सेशन को फाइनली हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आपको बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद समझना है कि क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा क्या है? ऑप्शन ए, ट्रबल कॉज्ड बाय फ्रेंड्स, द रिटन वर्ड्स एंड डायरेक्शंस फॉर एक्टर्स टू फॉलो, द कैरेक्टर्स दैट परफॉर्म इन अ प्ले, a story that is written to be performed or acted out। तो क्या है सही परिभाषा ड्रामा की? तो ड्रामा कहाँ से आया है? पहली बात तो आपको याद रखना है कि ड्रामा जो है वो ग्रीक वर्ड ड्रैन से आया है, और इस ड्रैन का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही परिभाषा हुई वो क्या हुई? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अ स्टोरी दैट इज रिटन, ड्रामा को लिखा जाता है टू बी परफॉर्म्ड और एक्टेड आउट। हम जो है ऑडियंस के सामने उसको परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा ड्रामा होता है। ड्रामा के अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है? एक्शन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है तो ड्रामा में एक्शन पाया जाता है जिसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, a poem that always has 14 lines and follows a particular formal rhyme scheme, the most formal of all poetry। अब आपको बताना है, आप आई होप कि इसका आंसर आपने तुरंत देख लिया होगा कि क्या होना चाहिए। क्या कहा गया? ऐसा पोएम जो कि 14 लाइन को फॉलो करता है और उसकी एक फॉर्मल राइम स्कीम होती है, एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होती है। तो ये होगा क्या? सोनेट, ठीक है। सोनेट की बात यहाँ की जा रही है। 14 लाइन की पोएम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट्स को लिखे जाते हैं। और जो सोनेट है वो सोनेटो से आया है, इटालियन वर्ड, ठीक है। लिरिक सॉन्ग है, लिटिल सॉन्ग भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, अ पेट्रार्कन सोनेट्स राइम स्कीम इज। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो सोनेट का एक टाइप है जिसे कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट, उसकी राइम स्कीम क्या होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चार ऑप्शन को फटाफट से आप लोग पढ़ लीजिए। पेट्रार्कन सोनेट की बात की जा रही है, जिसे हम क्या क्या कहते हैं भाई? जिसे हम इटालियन भी कहते हैं। इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट जो है वो दोनों सेम है। इसे हम क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल सोनेट और इटालियन सोनेट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ठीक है। सेस्टेट की 6 लाइन, ऑक्टेव की 8 लाइनें। तो यहाँ पर जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम यहाँ किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। जो ए वाला आप देख रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये किसका है? ये शेक्सपियरियन सोनेट है जिसे हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं। 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट होता है, ठीक है। और जो ये है सी वाला ऑप्शन, ए बी बी ए, ये आपका ऑक्टेव है। एंड सी डी ई या फिर सी डी सी भी होता है, ठीक है। या तो सी डी ई होगा या तो सी डी सी होगा। ये होता है इटालियन सोनेट की राइम स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अन एलिजी इज। अब अगले क्वेश्चन में पूछा क्या है? एलिजी क्या है? तो फटाफट से सोचिएगा। सो गाइस, मैंने सारी जितने भी लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी आपके फॉर्म है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है हर एक टॉपिक से, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है एलिजी क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। अ फ्री वर्स पोएम रिफ्लेक्टिंग ऑन डेथ और अनदर सीरियस थीम। सेकंड, अ फॉर्मल पोएम ऑफ ऑनर और सेलिब्रेशन।
अ फ्री वर्स पोएम ऑफ ऑनर और सेलिब्रेशन, या फिर अ फॉर्मल पोएम रिफ्लेक्टिंग ऑन डेथ और अनदर सीरियस थीम। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर फॉर्मल पोएम है जहाँ पे हम ऑनर एंड सेलिब्रेशन को दिखा रहे हैं। तो देखो ऑनर और सेलिब्रेशन को हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। एलिजी जो वर्ड है वो आपका कहाँ से आया है, एलिजी जो है वो ग्रीक वर्ड के एलेजोस से आया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड के एलेजोस से आया है, या एलिजिया जिसको कहते हैं, और इसका मतलब होता है लेमेंट, ठीक है। लेमेंट प्रकार की पोएम होती है जो किसी ना किसी विलाप को दिखाए, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एलिजी जो है फॉर्मल तरीके की पोएम होती है जो कि रिफ्लेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ पे या किसी सीरियस थीम पे, ठीक है। तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। एलिजी में आपको ये याद रखना है कि ये एक क्या है, फॉर्मल तरीके की पोएम होती है, एक लिरिक पोएम है जो कि किसी के ऑनर में लिखी जाती है। जो कोई पर्सन है उसकी डेथ हो जाए तो उस पर हम लिखते हैं। कई बार इसमें थीम पूछा जाता है तो लॉस को दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना कि ये कंसोलेशन को दिखाता है, ठीक है। कंसोलेशन सांत्वना को दिखाया जाना, या फिर एक तरह से ग्रीफ को दिखाना, या फिर सैडनेस को दिखाना, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, एलिजी से रिलेटेड सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा वो कुछ पैसेजेस के आधार पे होगा, अनसीन पैसेज। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पैसेज के अंदर देखेंगे, ठीक है। हमको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी पैसेज को हम लोग कंप्लीट कर सके, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट है आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है परवर्जन ऑफ व्हाट इज नॉट मेंशन्ड इन दी पोएम। यहाँ पे कहा गया कि परवर्जन, परवर्जन का मतलब होता है एक प्रकार से कोई एक तरह से कोई विकृति होना, ठीक है। यानी कि कुछ विकृति या बेकार होना, ठीक है। तो परवर्जन ऑफ व्हाट इज नॉट मेंशन्ड इन पोएम, क्या मेंशन नहीं किया गया है, तो ये तो हम पोएम के अंदर ही जो भी आपका पैसेज है उसके अंदर ही हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज करप्शन इज। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी पैसेज हमें करप्शन बताना है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार के बारे में ये आपका पैसेज है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है बिसाइड्स क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए तो इतने ही क्वेश्चन है, और पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि परवर्जन ऑफ व्हाट इज नॉट मेंशन्ड इन दी पोएम, इन दी पैसेज, एटीट्यूड, मोरालिटी, कैरेक्टर या इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ कहा गया कि करप्शन इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन इन इंडिया, यानी कि ये पैसेज किसके बारे में है, ये पैसेज करप्शन के बारे में, हमें पहले पता चल गया, ठीक है। इट हैज बीन प्रेवलेंट इन सोसाइटी सिंस एंशियंट टाइम्स। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रेवलेंट। ये जो प्रेवलेंट वर्ड आया है, ऐसा ही वर्ड हमने अभी क्वेश्चन में देखा था। आप अगर ध्यान देखेंगे तो ऐसा ही एक वर्ड हमने देखा था, ठीक है। प्रेवलेंट का मतलब होता है कि जो एक प्रचलन होना किसी चीज का, ठीक है। प्रचलन होना या जो चीज एक सोसाइटी में फैली हुई है। तो यहाँ पे बोला गया कि इट हैज बीन प्रेवलेंट इन सोसाइटी सिंस एंशियंट टाइम्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज करप्शन इज प्रेवलेंट सिंस एंशियंट टाइम्स, इनसिग्निफिकेंट टू इंडियन सोसाइटी, न्यू फिनोमिनन इन इंडिया, या फिर प्रेवलेंट ओनली इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो हमसे क्या पूछा गया था कि करप्शन क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। जब हमने यहाँ पे फर्स्ट जो पैसेज की जो फर्स्ट लाइन है वो पढ़ी, जो हमने सेकंड सेंटेंस पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज बीन प्रेवलेंट इन सोसाइटी, कब से, सिंस एंशियंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल से ही जो है करप्शन व्यापक रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमको राइट आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या था कि प्रवर्जन ऑफ व्हाट इज नॉट मेंशन्ड, इनमें से क्या मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं पैसेज में कहाँ पर है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है कि बट दिस सिंपल मीनिंग ऑफ इट इज दैट करप्शन इम्प्लाइज प्रवर्जन ऑफ, देखो आया यहाँ पे वही वर्ड आया कि करप्शन इम्प्लाइज प्रवर्जन ऑफ मोरालिटी, इंटीग्रिटी, कैरेक्टर और ड्यूटी आउट ऑफ दी मर्सनरी मोटिव्स। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आया, मोरालिटी, इंटीग्रिटी, कैरेक्टर और ड्यूटी। तो यहाँ देख लेते हैं क्या नहीं है। तो मोरालिटी था, कैरेक्टर भी था, इंटीग्रिटी भी था, लेकिन एटीट्यूड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अगला देखते हैं। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ
बिसाइड्स इंडिकेट्स, अब आपसे पूछा गया है कि जो पैराग्राफ में बिसाइड वर्ड यूज किया गया है वो किसको दिखा रहा है, एडिशन को, रिजल्ट को, कंट्रास्ट को या सीक्वेंस को। तो ये जो है हमें पैसेज में पता चलेगा कि बिसाइड्स का यूज क्यों किया गया है, किस सेंस में किया गया है। तो देख लेते हैं कहाँ पर है। ओके सो यहाँ पर बिसाइड जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर लास्ट में देखेंगे यहाँ बिसाइड्स वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो आगे यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि श्रिंकिंग फ्रॉम वंस ड्यूटी और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ करप्शन। यहाँ पे कहा गया कि श्रिंकिंग फ्रॉम वंस ड्यूटी और डेरिलिक्शन, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जिसे कहा गया डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज की आप उपेक्षा करते हैं या किसी चीज को ना आदर ना करना, एक डेरिलिक्शन होता है। जैसे आप अपनी ड्यूटी से जो है भाग रहे हैं या अपनी ड्यूटी को आप आदर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहा गया कि ये भी करप्शन का ही एक फॉर्म होता है, अगर आप अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं ठीक तरीके से, ठीक है। उसके बाद बोला गया बिसाइड्स थीव्स वेस्टेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट वेराइटीज ऑफ करप्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको समझना, थोड़ा सा गाइस आप लोग ट्राई करना है इसको समझने का कि क्या कहा गया है। ये पूरे के पूरे अभी जो सेंटेंस को हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे श्रिंकिंग फ्रॉम वंस ड्यूटी और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ करप्शन। इसके बाद क्या बोला गया, बिसाइड्स, ठीक है। अब देखो बिसाइड्स का यूज क्यों किया गया है, यहाँ पे आप कोई चीज क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। आप एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि थीव्स का मतलब होता है चोरियां या वेस्टेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी जो है वैरायटी ऑफ करप्शन के अंदर आता है। ओके तो अब ये क्या है, बिसाइड्स का यूज यहाँ पे पर्टिकुलरली किस सेंस में किया गया है यहाँ पर, तो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो एडिशन को दिखाया गया, रिजल्ट दिखाया गया, कंट्रास्ट या सीक्वेंस, तो यहाँ पर एडिशन को दिखाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज मैं थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हुए इसलिए चल रही हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो सके। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पैसेज को ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अभी तक समझ आ गए होंगे। ओके तो यहाँ ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है द क्लास मेंबर्स डैश डिबेटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए राइट आंसर, वो आपको बताना है। इज आएगा, हैज आएगा, आर आएगा या हैव आएगा। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि द क्लास मेंबर्स डैश डिबेटिंग, तो यहाँ हैज तो आएगा नहीं, ना ही यहाँ हैव आएगा, ठीक है। हैव हैज का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द क्लास की बात हो रही है। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है तो हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम एज अ यूनिट करते हैं और वहां हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंगुलर ना यूज करके क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यों आर का यूज करेंगे, देखो यहाँ दिया हुआ है द क्लास मेंबर्स आर डिबेटिंग अमंग्स देमसेल्व्स। यहाँ पे आप ना कलेक्टिव नाउन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ग्रुप की बात यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे आप मेंबर्स की बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम किसका यूज करते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं अगर सिर्फ क्लास होता तो, ठीक है। तो यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर द प्रोफेसर नॉर हिज असिस्टेंट्स डैश एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आर, इज, वॉज या हैज। क्या होना चाहिए राइट आंसर, तो यहाँ पे भी आपको बताना है नाइदर नॉर का प्रयोग किया गया है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, नाइदर नॉर आ जाए या फिर कई बार आइदर और आता है, ठीक है, आइदर और आ जाए या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस प्रकार के जब आपके सेंटेंस के बीच में दिए गए हों सब्जेक्ट्स के बीच में, तो वहां पर जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा वर्ब होता है, वो एग्री किससे करता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नो मैटर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ नियरेस्ट वाला देखना है। तो नियरेस्ट में यहाँ पे असिस्टेंट्स दिया हुआ है, तो आर के साथ हम यहाँ जाएंगे, यानी इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आइडेंटिफाई करेक्ट फैलेसी। अब आपको यहाँ बताना है कौन सी फैलेसी है यहाँ पर, ठीक है।
क्या कहा गया कि टू से ह्यूमंस आर इमोर्टल इज लाइक सेइंग अ कार कैन रन फॉरएवर। तो आपको बताना है कौन सी फैलेसी है यहाँ पे, ध्यान से इसको पढ़िएगा थोड़ा। सो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, सीधा राइट आंसर पे चलते हैं। यहाँ कहा गया टू से ह्यूमंस आर इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब जो अमर हो, ठीक है, अमरता जिसे कहते हैं। तो ये कहना कि जो ह्यूमंस हैं वो अमर हैं, इज लाइक सेइंग अ कार कैन रन फॉर एवर। तो यानी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ ह्यूमंस की मोर्टेलिटी को कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एक कार से कर रहे हैं जो हमेशा दौड़े या हमेशा चले, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एनालॉजी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैलेसी होगी वो क्या होगी, फॉल्स एनालॉजी होगी, ठीक है। टू से ह्यूमंस आर इमॉर्टल यानी लोगों को अमर कहना, जो मानव जाति है उनको अमर कहना किसके जैसा है, कार को हमेशा चलाने के जैसा है, ठीक है। तो यानी कि एक कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ऐसा कंपैरिजन जो बिल्कुल भी मतलब एक वैलिड नहीं है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे फॉल्स एनालॉजी हमारा होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कंपैरिजन दिखे दो चीजों में जो कि एक एस्पेक्ट में सही है लेकिन अदर एस्पेक्ट में सही नहीं होता है, वहां पे हमारा फॉल्स एनालॉजी होता है। तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आएगा अनसीन पोएट्री से। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम पोएट्री के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। जो स्पीकर है वो किसके किसके सामने खड़ा है, ओपन फील्ड, ग्रेवयार्ड, एम्प्टी हाउस या फिर डार्क रोड। तो ये तो हमें पोएम में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, द पोएट इज स्टैंडिंग इन द अनलवली स्ट्रीट। द पोएट इज स्टैंडिंग इन द अनलवली स्ट्रीट टू एक्सपीरियंस द डिजलिंग रेन, to meet his friend, to get rid of his fear, to overcome his loneliness। तो देखते हैं इसका क्या होना चाहिए, आगे चलते हैं। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन 7। अब आपसे लाइन 7 में पूछा गया है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंड लाइन 12 में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हमसे वो पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं आंसर को। फर्स्ट है द स्पीकर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। तो देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है dark house by which once more I stand here in the long unlovely street। तो देखो फर्स्ट में ही मिल गया हमको आंसर। फर्स्ट में बोला गया है डार्क हाउस by which once more I stand, यानी कि यहाँ स्पीकर जो है वो किसके सामने खड़ा है, एक हाउस है, डार्क हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन फील्ड दिया हुआ है तो ओपन फील्ड तो नहीं होगा, ठीक है। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कि कब्रिस्तान, तो वो भी नहीं है। और एम्प्टी हाउस खाली घर, या फिर डार्क रोड, तो रोड भी नहीं है, डार्क हाउस है लेकिन डार्क रोड नहीं है। तो यहाँ पे एम्प्टी हाउस हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डार्क हाउस नहीं दिया हुआ लेकिन आंसर हमारा एम्प्टी हाउस ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट इज स्टैंडिंग इन द अनलवली स्ट्रीट। अब अनलवली स्ट्रीट पे वो क्यों खड़ा है, वाई रीजन आपको उसका बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया कि मोर आई स्टैंड हियर इन द लॉन्ग अनलवली स्ट्रीट doors where my heart was used to beat so quickly, waiting for a hand that can be clasped no more behold me, for I cannot sleep, and like a guilty thing I creep at earliest morning to the door। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि अनलवली स्ट्रीट बोला गया, किस सेंस में कहा गया है, यहाँ पे बोला गया कि डोर्स जो दरवाजे हैं, वह माई हार्ट वॉज यूज टू बी, जहाँ मेरा दिल धड़का करता था, सो क्विकली बहुत जल्दी जल्दी, वेटिंग फॉर अ हैंड। क्या कह रहा है कि वेटिंग फॉर अ हैंड मतलब मुझे हैंड, वेटिंग फॉर अ हैंड का मतलब क्या है कि ये किसी को तलाश रहा है, ठीक है, ये किसी का हाथ मांगना चाहता है। हाथ मांगने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये किसी का प्यार पाना चाहता है। अ हैंड दैट कैन बी क्लास्ड नो मोर बिहोल्ड मी, यानी कि अब आपको क्या समझ आ रहा है इस प्रश्न में कि यहाँ पर जो अनलवली स्ट्रीट कहा गया है, जो जहाँ पे जो पॉइंट है वो खड़ा है, वो क्यों खड़ा है, क्योंकि वहां पे वो अपना ओवरकम करना चाहता है लोनलीनेस, वो अपना अकेलापन कम करना चाहता है, इसीलिए वो वहां पे कहता है कि वेटिंग फॉर अ हैंड, ठीक है। वो किसी का हाथ मांगना चाहता है, यानी कि किसी का साथ वो चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन 7। अब लाइन 7 में कौन सा डिवाइस यूज किया गया है तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे बोला गया है एंड लाइक अ गिल्टी थिंग आई क्रीप। तो यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है, लाइक अ गिल्टी थिंग आई क्रीप। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा,
सिमिली हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन लाइन 12 द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज, लाइन 12 में कौन सा यूज किया गया है पोएटिक डिवाइस, तो देख लेते हैं। तो ये हमारा लाइन 8 है, 9, 10, 11, 12, यानी कि लास्ट लाइन में क्या यूज किया गया है वो हमें देखना है। तो लास्ट लाइन में बोला गया है ऑन द ब्लैड स्ट्रीट ब्रेक्स द ब्लैंक डे, क्या बोला गया, ऑन द ब्लैड स्ट्रीट ब्रेक्स द ब्लैंक डे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फटाफट से इसको सोचिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मेटाफर, आयरनी, एलिट्रेशन या सिमिली। तो सिमिली तो नहीं था, क्या था, एलिट्रेशन उसका राइट आंसर था, ठीक है। हमें यहाँ पे दिख गया कि जो बी है कॉन्सोनेंट साउंड्स उसकी रिपीटिशन यहाँ पे हो रही है, ऑन द ब्लैड बी, स्ट्रीट, उसके बाद आपका ब्रेक्स, उसके बाद द ब्लैंक, फिर डे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या होगा, एलिट्रेशन होगा, ओके। तो यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट CLT, CLT के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, नॉट वाला बताना है, ओके। फर्स्ट है देयर मस्ट बी एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी बोथ, क्या एक्यूरेसी फ्लुएंसी दोनों होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है, कि जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां फ्लुएंसी बहुत जरूरी होती है CLT में, ये भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड देयर, तो ये गलत हो गया, ठीक है। हम स्ट्रक्चर्स को, रूल्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं, फॉर्म पे फोकस बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, ना हम स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। डी वाले में कहा गया कि स्टूडेंट्स शुड हैव मास्टरी ओवर कंटेंट, कंटेंट का मतलब है जो वो सीख रहा है, जो वो पढ़ रहा है, जो वो लैंग्वेज, ऑथेंटिक लैंग्वेज को यूज कर रहा है, उस पर उसकी मास्टरी होनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, कंटेंट में मास्टरी उसकी होनी चाहिए, कि जो भी वो सीखे वो उसको प्रॉपरली सीखे, ठीक है। तो यहाँ सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं द ऑथेंटिक एक्टिविटीज ऑफ CLT, CLT में ऑथेंटिक एक्टिविटीज हम कौन कौन सी यूज करवा सकते हैं, गेम्स, रोल प्ले, ड्रामा या ऑल, करेक्ट। तो आपको पता है CLT में हम बहुत सारी एक्टिविटीज का यूज करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज है, रोल प्ले है, सिमुलेशन एक्टिविटीज है, गेम्स हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे, ठीक है, डी के साथ हम यहाँ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है उसने किसको रिप्लेस किया है, कौन सी टीचिंग को रिप्लेस किया है। फर्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेकंड सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग या मोटिवेशनल टीचिंग। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। याद रखना कि जो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग है पहले उसका प्रयोग किया जाता था CLT के आने से पहले, उसके बाद डेल हाइमेस जो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को लेकर के आए, उसके बाद जो है जो हम सिचुएशनल में सिखाते थे, मतलब सिचुएशनल में हम कैसे सिखाते थे, जो भी स्ट्रक्चर होता था भाषा का उसे हम मीनिंगफुल सिचुएशंस में सिखाते थे, उसके बाद इसको रिप्लेस करते हुए क्या आया, CLT आया, ठीक है। तो यहाँ बी हो जाएगा फाइनली हमारा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18 देखेंगे, which among the following are the importance of multilingual approach while teaching English। आपको बताना है कि अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो वहां पर मल्टीलिंगुअल जो एक अप्रोच होती है, एज अ रिसोर्स जब आप मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज करते हैं तो उसका एक क्या बेनिफिट है या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है इट रीइंफोर्स द फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड वोकैब, तो क्या ये जो हमारा फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट है या वोकैबलरी है क्या उसको रीइंफोर्स करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आप मल्टीलिंगुअलिज्म यूज कर रहे हैं तो बच्चा साउंड पे भी कहीं ना कहीं समझेगा, फोनोलॉजी जो है उसको समझेगा, ठीक है, वोकैबलरी शब्द है उसको समझ में आएगा। इट बिल्ड्स द अवेयरनेस ऑफ साउंड, क्या उसको अवेयरनेस होगी साउंड की, बिल्कुल होगी। इट डेवलप्स ओरल लैंग्वेज पैटर्न, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ही बातें ठीक है ना, तो हम डी के साथ जाएंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म से तीनों चीजें हो सकती है, इसके अलावा बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, याद रखना कॉग्निटिव, बच्चा क्रिएटिव बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है, उसको मोर टॉलरेंट बच्चा होता है, तो ये सारे क्या है फायदे हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द वर्ड। अब ये जो वर्ड दिया हुआ है ग्रैब, इस वर्ड में कौन सा सिंबल यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो चार आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसको
आप सोचना, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा सिंबल होगा ग्रैब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर, सीधा राइट आंसर पे चलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये ए की मात्रा के लिए होता है ए, ठीक है। ग्रैब, जैसे हम बोलते हैं ग्रैब, ठीक है, तो ग्रैब इस तरीके से होगा, तो ए की मात्रा आएगी, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये ए आई जो होता है ये किसके लिए होता है, आ और ई कर दो, आई आई, जिसमें आई वाला साउंड आए, जैसे मैं बोलूँ काइट या नाइट, ठीक है, तो आई आ रहा है, ओके। उसके बाद ई और आई, ये ई किसके लिए होता है, ये ए की मात्रा के लिए होता है, ठीक है। याद रखना, ए की मात्रा के लिए ई होता है, और आई किसके लिए होता है, आई होता है छोटी की मात्रा के लिए। तो ए ही बन गया, ए बन गया तो ट्रे हो जाएगा, ठीक है, या प्रे हो जाएगा, ठीक है, प्रे ट्रे। तो ई आई वाला होता है, ये याद रखना है आपको सारे सिंबल्स, ठीक है। कोई सा भी पूछ सकता है। ये किसके लिए होता है, ये ओ के लिए, आ की आ से आम वाला, ठीक है। जैसे हम बोले अगर फादर, तो फादर में आ की जो मात्रा है वो आ रही है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा क्या होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जैसे इसमें आपका रैट, बैट, कैट, इस तरीके से आपके सारे वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। विच वर्ड हैज द सेम वॉवल साउंड। आपको बताना है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से मिलता जुलता कौन सा वर्ड यहाँ पे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसको सोचना क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका राइट वन, ठीक है। सो चलते हैं, राइट आंसर डिस्कस करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है क्लाउड, क्या दिया हुआ है, क्लाउड दिया हुआ है। तो क्लाउड को जब हम ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो इस तरीके से होगा, के एल ए और इस तरीके से ये और डी, ठीक है। तो ए यू का साउंड आ रहा है, ठीक है। और बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ब्लो, ठीक है, तो बी एल और ये वाला होगा, ठीक है। काउ, काउ में के ए और यू बनेगा, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, टो, तो टी ये वाला बनेगा। और आपका मूज, मूज दिया हुआ है, मूज, तो एम यू और एस, ठीक है, मूज बनेगा। तो अब देखो आपको क्या बताना था, एक क्लाउड से मिलता जुलता कौन सा है, तो देख लो कौन सा सिंबल सेम है। तो यहाँ पे काउ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसकी आपको हिंदी भी याद कर लेनी है, ठीक है। साथ के साथ देखो हिंदी बता देती हूँ। ये जो उल्टा ई और ऐसे करके होता है, छोटा ऊ और उल्टा ई, ये ओ के लिए होता है, ठीक है, ओ। और ये ए और यू जो होता है, ए और यू, ये आउ के लिए होता है, आउ, जैसे काउ, ठीक है। और ये वाला किसके लिए होता है, ये भी ओ के लिए होता है, जैसे टो, ठीक है, टो, ओ के लिए। और ये तो आपको पता ही है, बड़े ऊ की मात्रा होती है यू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आइडेंटिफाई ऑड वन, डिफरेंट वाला बताना है, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो डिफरेंट है तीनों से, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपका दिया हुआ है टू, उसके बाद नो, उसके बाद सो, उसके बाद नो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब देखो समझना इंपॉर्टेंट होता है, तो फटाफट से सबको समझते हैं। टू जो है ये, इसका ट्रांसक्रिप्शन ये होता है, छोटे ऊ की ये बड़ा ऊ आएगा, ठीक है, टू ये वाला। नो, नो जो है वो एन उल्टा ई और ये, ठीक है। जैसे अभी हमने ये वाला सिंबल किया था ओ के लिए जो होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, ओ के लिए। तो यहाँ पे ये वाला याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे नो हो गया, या मैं बोलूँ होम, होम, या बोन, ये सब हो जाएगा। या नोज, नोज में भी होता है, ठीक है, नोज थोड़ा सा अलग होता है। सो अब जो अगला है वो क्या है, सो, तो इसका भी ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा अलग होता है, जैसे हम बोलते हैं वैसा नहीं होता है। ये भी, इसमें भी यही आएगा ओ वाला, ठीक है, सो। और इसमें भी हमारा सेम आएगा, ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको ये समझना है कि सब में क्या क्या सिंबल है, किस सिंबल का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। और आई होप कि आपको ये सारे सिंबल्स क्लियर हो गए होंगे किसमें कौन सा सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना है, चूज द वर्ड विच हैज डिप्थोंग साउंड। अब ये डिप्थोंग साउंड कौन से वर्ड में है, अब वो वर्ड आपको बताना है जिसमें ये आपका सिंबल होगा, ओके। तो फटाफट से इसको देखते हैं। अब अभी देखो ये वाला सिंबल हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी। यहाँ पर जो ए, ये उल्टा ई और ये जो ऊ है, ये इसका सिंबल क्या हमने देखा था अभी, उल्टा ई और अगर छोटा ऊ हो तो ये हमारा होता है
ओ के लिए, ठीक है, ओ, जैसे मैंने बोला था होम, ठीक है, या बोन, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैप, ट्रैप होगा, तो ट्रैप तो नहीं हुआ, ठीक है। ट्रैप में आपका क्या आ रहा है, ये वाला आएगा, ए ई वाला, ये वाला ट्रैप में आएगा, ठीक है, तो यहाँ बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। गो में ये वाला सिंबल हमारा आएगा, ठीक है। गो का अगर हम ट्रांसक्रिप्शन देखें तो इसमें भी हमारा क्या आता है, यही वाला हमारा उल्टा ई और ऐसे करके आता है। उसके बाद गूगल, गूगल में ये वाला ऊ आता है, गूगल बड़े ऊ की मात्रा, और बॉय में ओए आता है, ठीक है, ओए, जैसे ये वाला, ये बॉय में, ठीक है। तो ये याद रखना है सारा, ठीक है। तो यहाँ ए बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द टर्म्स फोनेटिक ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, सिमेंटिक ग्रुपिंग, स्ट्रक्चर ग्रुपिंग आर रिलेटेड टू। अब आपको बताना है कि ये जितने भी ग्रुपिंग के टाइप्स हैं, जैसे कि आपका फेनेटिक हो गया, फेनेटिक आपका किससे रिलेटेड है, साउंड्स। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग यानी जो आपके रूल्स हैं या जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जैसे हम सिंटेक्स से भी इसको हम रिलेट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। और सिमेंटिक ग्रुपिंग हमारा मीनिंग, मीनिंग रिलेटेड। तो ये सारे ग्रुपिंग जो है, स्ट्रक्चर ग्रुपिंग जो जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन से, सिलेक्शन से, ग्रेडेशन से या फोनोलॉजी से। तो यहाँ पे ग्रुपिंग की बात की जा रही है तो ये ग्रेडेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये जितने भी ग्रुपिंग है यहाँ पर हम ग्रेडेशन में इसको यूज करते हैं, जहाँ पे हम जो भी हमारा जो मैटर है उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं मैटर को। और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एक तो हम सीक्वेंस यूज करते हैं, सीक्वेंसिंग प्लस हमारा क्या आता है, ग्रुपिंग आता है, ठीक है। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग दोनों ही ग्रेडेशन का पार्ट है। सिलेक्शन में हम पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको हम पर्टिकुलरली किसी एक क्लास के लिए जब चुनते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारा सिलेक्शन का पार्ट होता है। सिलेक्शन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे क्राइटेरिया, रेंज, कवरेज, अवेलेबिलिटी, लर्नेबिलिटी, टीचेबिलिटी, ये सब आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, फाइनली सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सो गाइज अगर आपको ये प्रिंसिपल्स की वीडियो पूरी देखनी है तो आप चैनल पे जरूर विजिट करना। 30 क्वेश्चन पूरा प्रिंसिपल्स पे बनाया है, इसके अलावा बोर्ड पे बनाया है, पीडीएफ पे बनाया है, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा मैं भी थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट इज रेमेडियल एजुकेशन। अब आपको बताना है कि रेमेडियल एजुकेशन क्या होता है। फर्स्ट है अ प्रोग्राम फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स, अ प्रोग्राम प्रोवाइडेड फॉर ESL स्टूडेंट्स, a program for students who need more support in core academic areas, या फिर a program for students with special needs। तो देखो यहाँ पे स्पेशल ऐसा नहीं है कि स्पेशल नीड के बच्चों को ही हम दे रहे हैं, जिनको स्पेशल कोई नीड की जरूरत है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए ही हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो रेमेडी किसको हम देते हैं, ये क्या है, उन स्टूडेंट को दी जाती है जिनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है एकेडमिक्स में। जो बच्चे अपने जो पीयर ग्रुप है या जो उनके जो साथ में जो है, जो क्लासमेट्स हैं, उनसे पिछड़े हुए हैं कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में, सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक लर्निंग एरिया में, स्किल में, उन बच्चों को हम यहाँ पे रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी हो जाएगा इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाईली सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज। आपको बताना हाईली सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कौन सा होता है, एसे टाइप एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हाईली सब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है, आपसे सब्जेक्टिव तरीके का एग्जाम पूछा गया है, तो ये हमारा एसे टाइप में आता है। एसे टाइप जो है वो हमारे क्या होते हैं, इनमें सब्जेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होते हैं उनमें सब्जेक्टिविटी नहीं पाई जाती, बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। हाईली सब्जेक्टिव पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सब्जेक्टिविटी किसमें कम होती है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी जो एमसीक्यूज होते हैं, जो फिलअप्स होते हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज, फिलअप्स, मैचिंग या ट्रू फॉल्स, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आते हैं। और एमसीक्यू सबसे बेस्ट जो है माने जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी के मामले में, ठीक है। तो यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर डू प्रायर टू रीडिंग रेमेडिएशन। अब आपको बताना है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ पे कहा गया है कि एक टीचर को जब वो रीडिंग रेमेडिएशन कर रहा है, यानी कि जो बच्चा रीडिंग करता है, तो रीडिंग में ड्यूरिंग रीडिंग आप अगर रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या उसको करना चाहिए पहले, ठीक है।
फर्स्ट है कंडक्ट अन इंटरेस्ट इन्वेंट्री थ्रू क्वेश्चनायर, उसे एक इन्वेंट्री तैयार करनी चाहिए, क्वेश्चन बनाने चाहिए। सेकंड है एडमिनिस्टर अन इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंट्री, एक इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंट्री को तैयार करना चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन का वो इन्वेंट्री टाइप तैयार कर सकती है। या फिर थॉरली एक एसेस एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट्स, या फिर डिजाइन अ मटेरियल रीडिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले टीचर क्या करेगा, उसको रेमेडी देनी है तो सबसे पहले वो एसेस करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, वो उनको असेस करेगा, उनको इवैल्यूएट करेगा कि उनको रीडिंग में कहाँ दिक्कत आ रही है। बेसिकली रेमेडियल टीचिंग करने से पहले हमारा बेस ही डायग्नोस करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, यहाँ डायग्नोस नहीं दिया गया है, लेकिन आंसर जो है सी वो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं जब इवैल्यूएट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं, हम कारण को पता लगा रहे हैं कि उनको रीडिंग में कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, तो सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग, इसमें से कौन सा रेमेडियल टीचिंग की एक स्ट्रैटेजी में नहीं आता है, नॉट वाला बताना है आपको। फर्स्ट है एडवांस लर्निंग स्ट्रैटेजी, सेकंड एक्शन रिसर्च, थर्ड मास्टरी लर्निंग स्ट्रैटेजी, या फिर ब्रांचिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी नहीं है वो क्या होगी, तो एक्शन रिसर्च बिल्कुल होता है, याद रखिएगा। ब्रांचिंग प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां बच्चा खुद को वहां करेक्ट कर सकता है, उसको फीडबैक तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाता है कंप्यूटर आपका प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन के द्वारा। अब बचे दो ऑप्शन, ठीक है, एडवांस एंड मास्टरी। तो यहाँ पर राइट जो होगा वो एडवांस होगा। हम एडवांस लर्निंग स्ट्रैटेजी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे एकदम उसको नहीं सिखाते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं मास्टरी लर्निंग दे सकते हैं, ठीक है। मास्टरी लर्निंग भी एक प्रकार से एडवांस लर्निंग का ही तरीका है, लेकिन हम इसको दे सकते हैं। यहाँ पे बच्चा कोलेबोरेशन में या इंडिविजुअली या आईईपी आपने सुना होगा, इसमें हम वो सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टर्म इवैल्यूएशन यूजुअली कवर्स, इवैल्यूएशन जो टर्म है, जब हम इवैल्यूएशन सुनते हैं तो ये क्या कवर करता है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, टीचर्स परफॉर्मेंस, इंस्ट्रक्शंस परफॉर्मेंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं किससे एक हमारा जो है, हम किसके बारे में हम सोचते हैं कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स कितने फुलफिल हुए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या रहा, हम यहाँ पे वैल्यू को जज कर देते हैं, वैल्यू जजमेंट हो जाती है यहाँ पे। अचीवमेंट को हम दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सभी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन केवल ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का ही हम कर रहे हैं, टीचर भी अपने आप को इवैल्यूएट करता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, क्या उसके मेथड कितने सक्सेसफुल रहे। इंस्ट्रक्शंस जो इंस्ट्रक्शनल परफॉर्मेंस है उसको भी देखा जाता है कि एक पूरे स्कूल में क्या रहा क्या नहीं रहा। तो ऑल ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। अब आपको बताना है कि जो इवैल्यूएशन हम करते हैं उसका एक एम क्या होना चाहिए। फर्स्ट है सेग्रेगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, सेकंड आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। कई बार ना इवैल्यूएशन में आप ऑप्शन में देखोगे कि कई बार बोला जाता है कि इवैल्यूएशन अचीवमेंट को दिखाता है, और कई बार किसी किसी ऑप्शन में आपको दिखेगा जहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आता है कि आइडेंटिफाई करना नीड को, रिक्वायरमेंट को। तो हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो देखो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जिस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस प्रकार से आपके ऑप्शंस होंगे, उसी प्रकार से आपको आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ बी के साथ हम इस क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। कई बार अगर मान लीजिए यहाँ पे अचीवमेंट होता कि अचीवमेंट करना, जजमेंट करना, तब हम जजमेंट के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी सबसे एप्रोप्रिएट होगा। हम कभी भी बच्चों को सेग्रेट नहीं करेंगे, अलग अलग एबिलिटी बेस्ड, हम ये नहीं कि ये बच्चा ऐसा है ये बच्चा ऐसा है तो हर एक का हमने एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बना दिया तीन तीन का, कि भाई लो अचीवर्स एक साथ, हाई अचीवर्स एक साथ, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये भी नहीं करेंगे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, या हम लेवल कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी क्या वर्ब यहाँ पे यूज की जाएगी। तो यहाँ बोला गया है योर मनी इज रनिंग आउट, यू नो यू डैश वेस्ट इट।
यू शुड नॉट, यू शैल नॉट बी, यू यूज नॉट या यू नीड नॉट। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, सजेशन का भाव रख रहे हैं। जहां पे भी आपका सजेशन पूछा जाए कि सजेशन का भाव हमें जहाँ पे रखना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे शुड नॉट का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि योर मनी इज रनिंग आउट, यू शुड, यू नो यू शुड नॉट वेस्ट इट, मतलब आपको अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एक सजेस्ट, उनको आप सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं शुड का। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन अब कंप्लीट होते हैं, और आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह जाता है तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपका रिप्लाई करने की। एंड आपको सेशन कैसा लगता है आप मुझे प्लीज़ बताया करें, आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ज़रूर बताना अपने मार्क्स, और इसी प्रकार से अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, कोई भी आप फीडबैक दे सकते हो मुझे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए। ओके, तो लिंक आपको मिल जाएगा सभी का वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।